हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक हो वो प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत होगा प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में जैसे ओटी असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात, अगर आप एम्स सीआरई या एसजीपीजी लखनऊ एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने पहले करवा दिया है, लेकिन थोड़ा विस्तार से मैं लेके आया हूँ और इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने जोड़े हैं। तो क्योंकि जो टॉपिक थे वो ऑलरेडी मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है और सारे टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। जो उसमें क्या था कि जो 42 जो टॉपिक थे ना हमारे, उसमें 5-7 टॉपिक ऐसे थे बार बार दोबारा रिपीट हो रहे थे, तो उनको करवाने से कोई मतलब नहीं है। जो ज़रूरी थे वो मैंने सारे करवा दिए। दूसरे, हम जो इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट है ना उनको एक बार रिवीजन कर लेंगे और थोड़ा विस्तार से और पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक हो वो प्राथमिक चिकित्सा। और दूसरी बात, हमने जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मिक्स क्वेश्चन उसकी भी सीरीज चला रखी है। दूसरी बात, करंट अफेयर और इंडिया जी के उनकी भी हमने अच्छे से सीरीज चला रखी है। चलो हम शुरुआत करते हैं प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में एक देखो, एक तो सीपीआर आता है। सीपीआर आता है, इस सीपीआर को बोलते हैं, सीपीआर की फुल फॉर्म याद रखना, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर की फुल फॉर्म होती है। आगे हम बात करें, सीपीआर वह प्रक्रिया है जिसमें रोगी का हृदय और श्वसन कार्य अस्थायी रूप से बहाल किया जाता है। यानी सीपीआर के द्वारा रोगी का हृदय और श्वसन जो कार्य वो अस्थायी रूप की थोड़ी देर के लिए चालू जो किया था है वो सीपीआर किया जाता है। यानी जब सीपीआर जो दिया था है वो जब हम मरीज को हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, दुर्घटना स्थल से हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो उस बीच के जो समय जो होता है उसमें सीपीआर दी जाती है। ये जो बीच का जो समय होता है ना, ये प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत ही आता है। अब सीपीआर के लक्षण क्या होते हैं? जब सीपीआर की आवश्यकता होती है, यानी कौन से टाइम में सीपीआर की आवश्यकता होती है। देखो, रोगी बेहोश हो जाए तो हमें सीपीआर देनी है, नाड़ी नहीं चल रही है तो हमें सीपीआर देनी है, और सांस नहीं चल रही है तो भी हमें सीपीआर देनी है। 3 चीज़ों में हम मरीज को सीपीआर देंगे, रोगी बेहोश हो, नाड़ी नहीं चल रही हो और सांस नहीं चल रही हो। आगे हम बात करें विस्तृत प्राथमिक उपचार, यानी प्राथमिक उपचार में क्या करेंगे। देखो, कोई बेहोश हो गया या नाड़ी नहीं चल रही या सांसें नहीं चल रही किसी की, तो इस टाइम हम प्राथमिक उपचार क्या करेंगे। देखो, रोगी को सपाट सतह पर रखेंगे, रोगी को बिल्कुल सपाट सतह पर सीधा लिटा देंगे। दोनों हाथों की एडी छाती के बीच रखें, यानी दोनों हाथों की जो एडी है ना, यानी जो हमारा जो हथेली का जो हथेली जो है उसको हम छाती के बीच में रखेंगे और मजबूती से रखेंगे जोड़े के साथ, दोनों हाथों को मिला के जोड़े के साथ छाती पर मजबूती से रखेंगे, यानी सीपीआर देने के लिए। अब देखो, सीपीआर में क्या होता है, देखो जो वयस्क जो मनुष्य होता है, एडल्ट जो होता है, उसमें हम 30 बार छाती को दबाएंगे और 2 बार मुँह से सांस देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। वयस्क में क्या होता है, 30-2 का अनुपात होता है, यानी 30 बार छाती को दबाएंगे, 2 बार मुँह से सांस देंगे। बच्चा या नवजात जो होता है ना, नवजात या बच्चा यानी 1 साल से छोटे का बच्चा, 1 साल छोटा जो बच्चा होता है ना उसको नवजात बोलते हैं, और बच्चा जो होता है ना वो मतलब 7-8 साल तक का होता है। तो हम बात करें बच्चे और नवजात में अनुपात जो होता है ना वो 15-2 का अनुपात होता है। क्या होता है, 15-2 का अनुपात बच्चे या नवजात में होता है, और वयस्क में 30-2 का अनुपात होता है। ये याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। छाती दबाने की गहराई जो होती है, ये तो दबाने का आंकड़ा हो गया और सांस देने का आंकड़ा हो गया। अब दबाने की गहराई जो होती है वयस्क में 5 से 6 सेमी होती है, यानी वयस्क कोई व्यक्ति है उसके अगर हम सीपीआर दे रहे हैं तो कितनी गहराई तक हम दोनों हाथों से प्रेशर करेंगे, 5 से 6 सेमी तक। अगर कोई बच्चा है तो उसे 4 से 5 सेमी तक, अगर नवजात है तो ओनली 4 सेमी तक करेंगे। इस तरीके से याद रखना, यानी वयस्क में 5 से 6 सेमी दोनों हाथों से, बच्चा है तो एक हाथ से 4 से 5 सेमी, और कोई नवजात है तो 2 अंगुलियों से 4 सेमी तक दबाएंगे। अब गति क्या होती है, देखो गति जो होती है ना, वो सीपीआर देने की जो गति जो होती है वो 100 से 120 प्रति मिनट होती है, यानी 1 मिनट में हम कितनी बार देंगे, 100 से 120 बार हम इसको दबाएंगे लगातार। नाड़ी और सांस साथ में क्या करेंगे, नाड़ी और सांस की हम जाँच करते रहेंगे, सांस सीपीआर देने से कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं, सांस चल रही है या नहीं चल रही। ये हो गया प्राथमिक उपचार के अंतर्गत। आगे हम बात करें कि सीपीआर देते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, सीपीआर की फुल फॉर्म मैंने बताया, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, और एईडी की फुल फॉर्म आप नाम तो सुना होगा, एईडी। अब एईडी की फुल फॉर्म नहीं पता आपको तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, यानी एईडी की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। यानी अगर हम ये एईडी क्या होती है कि मशीन के द्वारा सीपीआर दी जाती है, ये एओडी होती है, एक ऑटोमेटिक मशीन होती है। अब सीपीआर भी दें, प्लस सीपीआर किसे एईडी मशीन से देना तो वो अधिक प्रभावी होती है मशीन से देना, अगर क्योंकि मनुष्य थक जाएगा थोड़ी देर में, और अगर मशीन के द्वारा लगातार दें तो वो अधिक ज़्यादा प्रभावी होता है।
तब तक करें जब तक नाड़ी और सांस वापस ना आ जाए या पेशेवर मदद ना आए, यानी तब तक हमें मरीज़ को सीपीआर देनी है जब तक उसकी सांस वापस स्टार्ट नहीं हो जाए या हॉस्पिटल तक मरीज़ नहीं पहुंच जाए तब तक। अब प्रतियोगी परीक्षा बिंदु स्पेशल जो बिंदु है वो देखो, अनुपात और गहरे, जो अनुपात मैंने बताया ना वो याद रखना। जैसे वयस्क में 15:2, वयस्क में 30:2 और बच्चा जो होता है ना उसमें 15:2। गहरा याद रखना। दूसरी बात एडी का प्रयोग और बच्चों में अनुपात, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इनमें से आता है। आगे हम बात करें रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग। ब्लीडिंग की परिभाषा देखो, रक्तस्राव तब होता है जब किसी रक्त वाहिका में चोट लगने से रक्त बहता है, इसे ब्लीडिंग या रक्तस्राव कहते हैं। अब देखो रक्तस्राव ब्लीडिंग के लक्षण क्या होते हैं, देखो लक्षण क्या क्या होते हैं। देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि परिभाषा सब जानते हैं कि ब्लीडिंग या रक्तस्राव क्या होता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि धमनी या आर्टरी जो होती है ना धमनी, इसमें किस तरीके से रक्त बहता है। धमनी में जो रक्त बहेगा ना वो तेज़, चमकदार लाल और फंवारे जैसा बहेगा, मतलब तेज बहेगा, चमकदार लाल और रहेगा और फंवारे जैसा बहेगा धमनी में। ये क्वेश्चन पूछे ताकि धमनी में रक्त किस टाइप का होता है, सिरा में किस टाइप का होता है, केशिका में किस टाइप का होता है, तो ये आपको याद रखना है। 3 से 4 वीडियो देखोगे तो याद हो जाएगा। धमनी में जो रक्त बहता है वो तेज, चमकदार लाल और फंवारा जैसा होता है। सिरा को हम वीनस भी बोलते हैं। सिरा वीनस में जो रक्त होता है वो गहरा लाल है, धीमा होता है, यानी सिरा में धीमा होता है, धमनी में तेज होता है। आगे हम बात करें, धमनी में चमकदार लाल होता है और सिरा में जो होता है वो गहरा लाल होता है। केशिका की बात करें, कैपिलरी केशिका हल्का होता है और धीरे धीरे बहता है, बिल्कुल धीरे धीरे रक्त बहेगा केशिका में, हल्का बहेगा, कलर भी हल्का होता है। गंभीर रक्तस्राव जीवन के लिए खतरनाक होता है, यानी ज़्यादा अगर रक्तस्राव हो रहा है तो हमें तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा मरीज को, क्योंकि उससे प्राथमिक उपचार से काम नहीं चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसमें धमनी, सिरा और केशिका, इनमें किस किस टाइप का रक्त होता है। धमनी में तेज, चमकदार लाल, सिरा में गहरा लाल धीमा, केशिका में हल्का धीरे धीरे। अब आगे हम बात करें सावधानियाँ, यानी ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम में हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। देखो घाव स्टेरलाइट ड्रेसिंग रखें, यानी घाव को हमें अगर ब्लीडिंग हो रही है, घाव हो गया तो उसे हमें स्टेरलाइज ड्रेसिंग से ढकना है, यानी विसंक्रमित जो ड्रेसिंग है उससे ढकना है। हाथ में ग्लव्स पहने, यानी घाव को ढकने से पहले हाथ में हमें ग्लव्स पहना, क्योंकि हमें खुद की तो सुरक्षा करनी है। टोरनिकेट केवल आवश्यक होने पर यूज में, यानी टोरनिकेट क्या होती है। अब टोरनिकेट क्या होती है ये वर्ड आपके समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता दूं। एक टोरनिकेट एक कसने वाला पट्टा होता है, जहाँ से ब्लड बह रहा है या ब्लीडिंग हो रही है वो एक पट्टा होता है टोरनिकेट। उस पट्टे को हम उस घाव के ऊपर कसकर बांधते हैं जिससे रक्त रुक जाता है। आगे हम बात करें, ये तो हो गई सावधानियाँ। प्रतियोगी परीक्षा बिंदु देखो, धमनी और सिरा रक्तस्राव में अंतर मैंने बता दिया था, प्राथमिक उपचार मैंने बता दिया क्रम। आगे हम बात करें सदमा, शोक। सदमा को हम शोक भी बोल सकते हैं। शरीर में अंगों तक रक्त और ऑक्सीजन का पर्याप्त प्रवाह न होने की स्थिति को सदमा कहते हैं। कई बार नहीं बोलते सामान्य भाषा में कि सदमा लग गया, इसको शोक लगा है, मतलब उसके शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन और रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसलिए उसको सदमा लग गया। लक्षण की बात करें तो सदमा जो हो रहा है किसी भी मरीज को तो उसके क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। देखो तो उसको चक्कर आ जाएगा, बेजान हो जाएगा, बिल्कुल एक तो बोल नहीं पाएगा, चक्कर आ जाएगा, उसको ठंडी लगेगी, नमी वाली त्वचा, बिल्कुल उसकी जो त्वचा है वो नम हो जाएगी, तेज़ नाड़ी उसकी तेज़ चलने लगेगी, कमजोरी महसूस करेगा, उल्टी करेगा और उसको प्यास लगेगी। ये इसके लक्षण होते हैं। अब देखो सदमा किसी को लगा तो हमें प्राथमिक उपचार, एंड टाइम पे हमें प्राथमिक उपचार क्या करना है। रोगी को लेटाएंगे और पैर 15 से 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे, यानी रोगी को बिल्कुल लेटा देंगे पहले तो, उसके जो पैर है ना उसको 15 से 30 डिग्री ऊपर उठा देंगे, क्योंकि उससे क्या है जो पैरों का जो ब्लड है ना वो आगे माइंड तक आएगा तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। उसको गर्म रखेंगे और शांत रखेंगे बिल्कुल। रक्तस्राव या चोट को नियंत्रित करेंगे, यानी कि अगर किसी भी साइड से ब्लड बह रहा है तो उसको रोकेंगे, तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। ये प्राथमिक उपचार करेंगे। आगे बात करें प्रतियोगी परीक्षा बिंदु एक्स्ट्रा इसमें जोड़ रखा कि मैंने बता दिया सदमा के कारण रक्तस्राव, जलन, देखो ये तो बता दिया थोड़ा। अब जलन की बात करें, जलन को हम ब्रंश बोलते हैं, तो दोनों आपको याद रखना, यही इंपॉर्टेंट होता है। जिस जलन को हम ब्रंश बोलते हैं तो एग्जाम में पूछ लेता है, जलन की जगह आपको दे दिया ब्रंश दे दिया या दाह दे दिया, एक ही बात है। प्रकार, जलन कितनी प्रकार की, देखो थर्मल जैसे आग के द्वारा जल जाए मनुष्य, गर्म पानी के द्वारा जाए, भाप के द्वारा जल जाए, ये थर्मल, ये टेम्परेचर के द्वारा होता है ना। केमिकल में जैसे एसिड हो गया, क्षार हो गया। इलेक्ट्रिकल में जैसे बिजली वगैरह हो गया। ये इस 3 टाइप का जलने का प्रकार होता है, थर्मल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। आगे हम बात करें लक्षण, इसके लक्षण क्या होते हैं। देखो कोई भी मनुष्य, कोई भी मरीज जल जाएगा तो क्या होगा, उसका जो जला हुआ स्थान लाल हो जाएगा, बिल्कुल लालिमा हो जाएगा, उसके छाले हो जाएंगे और वो सूज जाएगा, सूजन हो जाएगी, ज़्यादा दर्द होगा और जलन होगी। ये इसके लक्षण हो गए। आगे हम बात करें प्राथमिक उपचार हमें क्या करना है इन टाइम पे।
तो ये याद रखना, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि जलने पर तुरंत ठंडा पानी उसके ऊपर डालेंगे और कितने मिनट तक डालेंगे, 10 से 20 मिनट तक डालेंगे। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ कि 10 से 20 मिनट तक डालते हैं। कितने मिनट तक? 10 से 20 मिनट तक। घाव को साफ़ करेंगे बिल्कुल, स्टरलाइट ड्रेसिंग, यानी घाव को किससे साफ़ करेंगे? बिल्कुल साफ़ करेंगे और स्टरलाइट ड्रेसिंग यानी उसके ऊपर पट्टी करेंगे, बिल्कुल पट्टी बिल्कुल स्टरलाइट होनी चाहिए, विसंक्रमित होनी चाहिए। तेल क्रीम घिसाई ना करें, यानी तेल भी नहीं लगाना है, कोई क्रीम भी नहीं लगानी है और घिसाई भी नहीं करनी है, उसके ऊपर घिसाई भी नहीं करनी है, उसको खुला छोड़ देंगे। आगे हम बात करें, गंभीर जलन में अस्पताल लेके जाएंगे, यानी उसके ऊपर तुरंत क्रीम वगैरह तेल वगैरह नहीं लगाना है, उसको 10 से 15 मिनट तक तो ओनली ठंडा पानी डालना है। और ज़्यादा चल गया तो उसको अस्पताल ले जाना है। प्राथमिक उपचार में हमें कुछ भी नहीं लगाना। अब प्रतियोगी परीक्षा बिंदु देखो, ये तो छोड़ो, इसको मैंने बता दिया। आगे हम बात करें हड्डी टूटना। हड्डी टूटना को हम फ्रैक्चर भी बोलते हैं। अब देखो, हड्डी टूटना या फ्रैक्चर के लक्षण क्या होते हैं? देखो, दर्द, सूजन, दर्द होगा बहुत ज़्यादा, सूजन आ जाएगी, असामान्य अंग विकृत हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा, हिलाने पर बहुत आवाज़ आएगी या घर्षण हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ये इसके लक्षण हो गए। उपचार की बात करें तो हड्डी को स्थिर करेंगे। इमोबिलाइज का मतलब होता है, मतलब हड्डी को एक जगह स्थिर करना, इसको बोलते हैं इमोबिलाइज। हड्डी को स्थिर करेंगे, रोगी को अनावश्यक हिलाएंगे नहीं, खुले गाँव पर दबाव व साफ पट्टी बांधेंगे और सुरक्षित परिवहन, यानी बिल्कुल सुरक्षित परिवहन करेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हिलाने से वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और प्रतियोगी परीक्षा बिंदु है, देखो स्प्लिंट का उपयोग करें। स्प्लिंट जो नहीं जानता मैं बता दूँ, स्प्लिंट क्या होता है? स्प्लिंट एक पट्टी का, एक जैसे लकड़ी का पट्टी का बना होता है या फिर कोई गत्ते का बना होता है, जिससे हम जो फ्रैक्चर, जो हाथ फ्रैक्चर हो तो उसको बिल्कुल, या पैर फ्रैक्चर हो गया तो उसको ऊपर लगा के सटा के बांध देते हैं, उससे क्या कि वो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, सेफ रहता है, इसलिए वो स्प्लिंट होता है। फ्रैक्चर को सीधा ना करें, और फ्रैक्चर अगर जैसे आप पैर वगैरह मोड़ दो तो उसको सीधा हमें नहीं करना है, उसको एक जगह वहीं इस तरह रखना है, स्प्लिंट बांध के, और डॉक्टर के पास लेके जाना है। सामान्य आपात स्थितियाँ। सामान्य आपात स्थिति हम देखो, हृदयघात, यानी शांत रखेंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, नाड़ी देखेंगे, अनुमति हो तो एस्प्रिन देंगे। यानी किसी को हार्ट अटैक आ गया तो क्या करना है, उसको बिल्कुल शांत रखेंगे, एम्बुलेंस को बुलाएंगे, उसकी नाड़ी चेक करेंगे और अनुमति हो तो एस्प्रिन देंगे। एस्प्रिन का मतलब होता है दर्द निवारक दवा, उसको देंगे अगर हमें पता है तो। बेहोशी में क्या करेंगे, लेटाएंगे, पैर ऊपर करेंगे, कपड़े ढीले करेंगे, हवादार जगह देंगे। नाक से रक्तस्राव हो तो क्या करेंगे, बैठाएंगे, नाक दबाएंगे आगे, यानी नाक से रक्तस्राव हो तो क्या बैठा देंगे। दूसरी बात, नाक को दबा लेंगे और आगे झुकाएंगे, क्योंकि आगे झुकाने से जो ब्लड नाक से ना वो अंदर वापस शरीर में नहीं जाएगा। विषाक्तता, यानी कोई देखो जहरीला पदार्थ वगैरह खा लिया तो उल्टी कराएंगे उसको, या कंटेनर साथ रखेंगे और अस्पताल लेके जाएंगे। ये हो गया। आगे हम बात करें सांप और जंतु के काटने पर, यानी सांप या जंतु, कोई जहरीला जंतु ने काट लिया किसी भी मनुष्य को, तो इसके लक्षण क्या होते थे? देखो, लक्षण जो होगा ना वो इसका क्या होगा, दर्द होगा बहुत ज़्यादा, एक तो एक लाल, बिल्कुल लाल हो जाएगा जहाँ भी सांप ने काटा है, और सूजन हो जाएगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, उल्टी आएगी, चक्कर आएंगे, ये इसके क्या होगी, लक्षण हो गए। आगे हम बात करें किसी भी जहरीले सांप वगैरह ने काटने पर उपचार क्या करना है। देखो, रोगी को शांत रखेंगे, बिल्कुल उसको शांत रखने का मतलब उसको साथ में देंगे, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, कोई ज़्यादा गंभीर की बात नहीं है। शांत रखेंगे, काटे हिस्से को दिल से नीचे रखेंगे, यानी काटा हुआ जो हिस्सा है ना, जैसे हाथ को काट लिया, अंगूठे को काट लिया या पैर को काट लिया, तो जो हमारा दिल है ना, हृदय जो है, उससे नीचे रखेंगे, क्योंकि ऊपर रखेंगे तो वो जो काटा हुआ जो ब्लड है वो संक्रमित हो जाता है और वो हृदय तक पहुँच जाएगा तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसको नीचे रखते हैं। घाव न काटें न चूसें, और घाव को न तो हमें काटना है न चूसना है, तुरंत हमें अस्पताल ले जाना है और ASV देना है। अब ASV क्या होता है? ASV की फुल बताऊँ आपको, देखो एंटी स्नेक विनम, एंटी स्नेक विनम, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखना, 2 बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, एंटी स्नेक विनम इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे हम बात करें सांस लेने की समस्या। अगर सांस लेने की समस्या हो रही है, रेस्पिरेटरी इमरजेंसी में क्या करेंगे, अस्थमा अटैक में रोगी आराम देंगे और डॉक्टर को बुलाएंगे। चोकिंग, देखो चोकिंग, हीमलेज मैनवर क्या होता है? देखो, हीमलेज मैनवर होता है जैसे किसी की सांसें नहीं चल रही हैं, तो हमें क्या करना है, जैसे गले वगैरह में कुछ अटक गया, एक खाना खाते समय कुछ गले में अटक गया, तो हमें हेमलिज मैनवर प्रक्रिया यूज में लेनी है। हेमलिज मैनवर प्रक्रिया क्या होती है, उसको हम उसके मरीज के पीछे खड़े हो जाएंगे बिल्कुल, उसको पीछे से हम दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और उसको ऊपर उठाएंगे और उसकी जो पीठ है ना उसके ऊपर मुक्के से मारेंगे, तो ये हेमलिज प्रक्रिया होती है। और CPR अगर ज़रूरत हो तो बोल देंगे। तो ये सांस लेने में दिक्कत हो तो ये प्रक्रिया अपनाएंगे। मामूली चोट और खरोच, अगर मामूली चोट हो गया, कोई खरोच हो गया तो क्या हम करेंगे, कटिया खरोच को साफ पानी या स्टेलाइज, साफ पानी से पहले तो साफ करेंगे बिल्कुल, फिर स्टेलाइज ड्रेसिंग यानी पट्टी करेंगे मामूली चोट होने पर। और
आइस ब्रेक यानी बर्फ़ से उसको सेक लेंगे। आगे हम बात करें मोच और डिसलोकेशन, यानी मोच को हम स्प्रेन भी बोलते हैं। अब ये याद रखना कि मोच या स्प्रेन में एक प्रक्रिया यूज में ली जाती है RICE। ये कौन सी प्रक्रिया होती है? RICE होती है। RICE की फुल क्या होती है? रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन, यानी रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का जो मतलब होता है ना, वो होता है घायल अंग को ऊपर उठाना। यानी देखो मोच आ गई तो हमें क्या करना है? एक तो उसको रेस्ट करवाना है, आइस यानी बर्फ़ से उसे सेक करना है, कंप्रेशन उसके ऊपर दबाव बना के रखना है, दूसरा उसे एलिवेशन यानी उस घाव को ऊपर रखना है। आगे हम बात करें डिसलोकेशन, हिलाए नहीं और अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चों और नवजात में प्राथमिक उपचार, इन बच्चों में और नवजात में प्राथमिक उपचार क्या करना है? देखो फीवर चेक करेंगे, डिहाइड्रेशन, चोकिंग यानी CPR वगैरह देंगे, ये सावधानी से ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। अब ये देखो संक्रमण और स्वच्छता, यानी किसी को भी हम जैसे उपचार वगैरह करते हैं तो हमें खुद की भी सुरक्षा ज़रूरी है। देखो हाथ धोना, हमें हाथ धोने की ज़रूरत है, PPE का प्रयोग करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करना है, ड्रेसिंग बदलते समय संक्रमण से बचाव, और ड्रेसिंग बदलते समय संक्रमण से हमें बचाव रखना है। ये हमें, जैसे आप सड़क पर जाते हो OT असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट पे, तो आप किसी की घाव को साफ कर रहे हो तो हमें पहले खुद के हाथ सैनिटाइज करने हैं, उसके बाद PPE किट पहनना है, फिर ड्रेसिंग बदलते समय संक्रमण से बचना है, बिल्कुल दूर होकर करना है। आगे हम बात करें फर्स्ट एड किट का उपयोग, यानी प्राथमिक उपचार में फर्स्ट एड जो किट होती है इसका क्या क्या उपयोग होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट एड किट में स्टेरलाइट ड्रेसिंग होती है, एंटीसेप्टिक दर्द दवा होती है, बैंडेज पट्टी होती है, सीजर कैंची होती है, थर्मामीटर होता है, तापमान मापक, एम्बुलेंस कॉल नंबर होता है, इमरजेंसी जानकारी वगैरह होती है। ये फर्स्ट एड किट में होता है। अब प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने जोड़ा है रिवीजन के लिए। देखो CPR में अनुपात, वयस्क में 30:2, बच्चों में 15:2। रक्त स्त्राव हो रहा है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रेशर डालेंगे और एलिवेंट लैम्प यानी घाव को ऊपर करेंगे, जो ब्लड बिल्डिंग जिस अंग पर हो रही है ना उसको ऊपर करेंगे। सदमा में क्या करेंगे? लेटाएंगे, पैर उठाएंगे, गर्म रखेंगे। जलन में क्या करेंगे? कूल वाटर यानी ठंडे पानी से 15 से 20 मिनट तक धोएंगे उसको, फिर ऑयल या क्रीम नहीं लगाना है और उसके ऊपर स्टेरलाइज ड्रेसिंग या पट्टी करनी है। हड्डी टूटना में क्या करेंगे? इमोबिलाइज यानी उसको स्थिर करेंगे और सुरक्षित परिवहन करेंगे। इस तरह हड्डी टूटने पर इस तरह किससे करते हैं? स्प्लेंट से करते हैं। सांप के काटने में क्या करेंगे? घाव को हम नहीं काटेंगे या हम चूसेंगे भी नहीं, और ज़रूरत हो तो ASV देंगे। ASV की जो फुल फॉर्म होती है एंटी स्नेक विनम। सामान्य आपात स्थिति, जैसे सामान्य आपात स्थिति कोई इमरजेंसी है तो उसमें क्या करते हैं? जैसे वो फर्स्ट रिस्पॉन्स, फर्स्ट में क्या करते हैं? जैसे कोई मरीज़ है तो वहाँ एंड टाइम पे कोई दुर्घटना हो गई तो फर्स्ट रिस्पॉन्स उस मरीज़ को पूछना है या उसे चेत करना है, बार बार पूछना है आपका नाम क्या है। फिर उसके बाद देखते हैं कोई रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो इमरजेंसी को या एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। तो ये हमारा प्राथमिक उपचार का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, OT और हॉस्पिटल अटेंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो हमारी फैमिली से नहीं जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है, कोई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता होगा। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। धन्यवाद।